हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। बहुत समय के बाद अब बायोकेमिस्ट्री के बैक टू बैक सारे चैप्टर्स के वीडियो चैनल पे आने वाले हैं। मैंने आज से ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। हम इस चैप्टर में स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का फार्मेसी में क्या स्कोप है। इस चैप्टर में हम सेल और उसके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल ऑर्गेनालिस के बारे में भी पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि बायोकेमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग डेवलपमेंट से लेकर फॉर्मुलेशन और डिलीवरी तक। वो कैसे, आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में। चलिए शुरुआत करें एक आसान सी डेफिनेशन से। इस डेफिनेशन से आपको समझ आ जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और आप इस डेफिनेशन को आपके एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं। Biochemistry is the study of the chemical processes and substances that occur within living organisms. Biochemistry एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं और उन सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। हाँ, एक बात और, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डी फार्मा वर्ल्ड को और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करके जाए। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इट combines the principles of chemistry, biology, and physics to understand the complex chemical reactions and structures that make up living systems. बायोकेमिस्ट्री में हम कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं जो कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के होते हैं, ताकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस को समझ सके और हम इसमें उन स्ट्रक्चर्स को भी समझ सकते हैं जिससे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। Biochemists study the structure and function of biomolecules such as proteins, nucleic acids, carbohydrates, and lipids, as well as the enzymes and metabolic pathways that drive these reactions. In chemistry, biology और physics के कुछ principles की मदद से biochemists study कर चुके हैं कुछ structure और function के बारे में। बहुत सारे biomolecules जैसे कि proteins, nucleic acids, carbohydrates, lipids और बहुत सारे एंजाइम्स और उनके मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में भी बायोकेमिस्ट स्टडी कर चुके हैं जिससे वो डिराइव हुए हैं। They also investigate the genetic and molecular mechanisms that regulate these processes. बायोकेमिस्ट जेनेटिक और मोलेक्यूलर मैकेनिज्म्स को भी इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं जो रेगुलेट करते हैं पूरी प्रोसेसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में। Biochemistry is a fundamental field in the life sciences with applications in medicine, agriculture and biotechnology. बायोकेमिस्ट्री एक फंडामेंटल फील्ड है लाइफ साइंसेस की जिसका यूज मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के स्कोप की बात करें तो द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी इज क्वाइट ब्रॉड। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप फार्मेसी में बहुत ब्रॉड है, यानी कि बहुत सारे हैं। एज इट एनकम्पसेस मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। बायोकेमिस्ट्री को ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट और ड्रग डिलीवरी में भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ की एरियाज हैं जहां बायोकेमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकिनेटिक्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। चलिए फटाफट से इन सारे एरियाज के बारे में शॉर्टली समझ लेते हैं जहां बायोकेमिस्ट्री का यूज होता है। ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। Biochemistry is used to understand the structure and function of biomolecules such as enzymes and receptors, which are important targets for drug development. Biochemists use this knowledge to design and develop new drugs that can bind to these targets and modulate their activity. Biochemistry का यूज ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट में किया जाता है। इसमें न्यू ड्रग के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने और बायोमोलिक्यूल्स जैसे एंजाइम्स और रिसेप्टर्स के बारे में समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री हेल्प करता है। यहाँ एंजाइम और रिसेप्टर एक इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं जो ड्रग के डेवलपमेंट में यूज होते हैं। बायोकेमिस्ट्स यूज करते हैं इस नॉलेज को डिजाइन और डेवलप करने में एक न्यू ड्रग्स को। फाइनली ड्रग डेवलपमेंट के बाद ये ड्रग बाइंड होता है और टारगेट साइट पे जाके मॉड्यूलेट करता है एक्टिविटी को। 2. Drug metabolism and pharmacokinetics. Biochemistry is also used to understand how drugs are metabolized in the body. बायोकेमिस्ट्री का यूज ये देखने के लिए भी किया जाता है कि ड्रग बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है, which can affect their efficacy and safety. इस ड्रग के मेटाबोलाइजेशन की स्टडी से बायोकेमिस्ट ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट इस नॉलेज को ऑप्टिमाइज करके ड्रग्स के फार्माकोकिनेटिक्स को चेंज कर सकते हैं, ड्रग को मोर इफेक्टिव और लेस टॉक्सिक बना सकते हैं। 3. Natural products.
Biochemistry is used to identify and isolate natural compounds from plants, microbes, and other sources, which can be used as drugs or drug leads. Biochemistry का यूज नेचुरल प्रोडक्ट और उनके कंपाउंड्स को आइसोलेट करने में किया जाता है. Biochemists इन तकनीकों जैसे क्रोमेटोग्राफी मेथड, मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड जिससे नेचुरल कंपाउंड्स को प्यूरिफाई और एनालाइज किया जा सके. 4. Biotechnology. Biochemistry is used to develop biotechnology products such as vaccines, diagnostic tests, and gene therapies. Biochemistry का यूज बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में किया जाता है जैसे वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, एंड जीन थेरेपीज. बायोकेमिस्ट्स इन टेक्निक्स जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और प्रोटीन इंजीनियरिंग की मदद से बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं. 5. Pharmaceutical formulation. Biochemistry is used to develop dosage forms of drugs such as tablets, capsules, and injectable solutions. Biochemistry का यूज ड्रग के डोसेज फॉर्म्स जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, एंड इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस को बनाने में किया जाता है. बायोकेमिस्ट्स इस नॉलेज को ऑप्टिमाइज करके ड्रग डोसेज फॉर्म्स की स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, एंड बायोअवेलेबिलिटी को मेंटेन करते हैं. तो जैसा कि आपने देखा, ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग डेवलपमेंट से लेकर फॉर्मुलेशन और डिलीवरी तक. अब हम पढ़ेंगे सेल और उसके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. सेल, जो कि एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, इज कंपोज ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स. जैसा कि आप सभी को पता है, सेल डिफरेंट वैरायटी के बायोकेमिकल कंपाउंड से मिलकर बना है. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल इंक्लूड, तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं सेल के वो हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी apparatus एंड लाइसोसोम्स. तो चलिए फटाफट से इन सभी सेल के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं और उनके फंक्शन भी देख लेते हैं. 1. The cell membrane. The cell membrane is a selectively permeable barrier that surrounds the cell. 2. सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर है, यानी कि यह मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही परमिट करती है अंदर आने के लिए. यह एक तरह का बैरियर है जो सिर्फ सिलेक्टेड तरह के मॉलिक्यूल को ही अलाउ करता है. It composed of a lipid bilayer that controls the movement of molecules in and out of the cell. सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई एक बाइलेयर है जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है. 2. The cytoplasm. The cytoplasm is the gel-like substance that fills the cell and contains all of the cell's organelles and other structures. Cytoplasm एक gel-like substance है जो कि सेल के अंदर भरा हुआ होता है and contains all of the cell's organelles and other structures. 3. The nucleoplasm. The nucleoplasm is the gel-like substance that fills the nucleus of the cell. Nucleoplasm भी एक gel-like substance है जो भरा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, जिसे हम डीएनए भी कहते हैं, which is responsible for the cell's growth and reproduction. ये डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, ये सेल की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. 4. The mitochondria. The mitochondria are structures within the cytoplasm that are responsible for generating the energy needed by the cell through the process of cellular respiration. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और यह रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी जनरेट करने में, एनर्जी नीडेड बाय द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो यह एनर्जी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए जरूरी होती है. आपने ये तो सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है. 5. The ribosomes. The ribosomes are small structures within the cytoplasm. Ribosomes सबसे छोटा स्ट्रक्चर्स होता है साइटोप्लाज्म में और यह रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइजिंग करने में, यानी कि बनाने में. They are made up of RNA and proteins. तो ये RNA and proteins से मिलकर बने होते हैं. 6. The endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. The endoplasmic reticulum and Golgi apparatus are structures that help to transport and modify molecules within the cell. They are essential for the cell's internal organization and communication. Endoplasmic reticulum and Golgi apparatus जो हैं सेल के internal organization और communication को maintain करने में help करते हैं. 7. The lysosomes. The lysosomes are small structures within the cytoplasm that are responsible for breaking down and recycling waste materials within the cell. Lysosomes भी small structures हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होता है और यह रिस्पॉन्सिबल होता है वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन और रिसाइकल करने में.
तो ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड्स एक साथ काम करके सेल की इंटीग्रिटी और फंक्शन को मेंटेन करते हैं और भी इंश्योर करते हैं कि सेल कैरी आउट करे ऑल नेसेसरी फंक्शंस जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। आई होप आपको मेरे पढ़ाने की तकनीक अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डी फार्मा वर्ल्ड को। धन्यवाद, मिलते एक और न्यू वीडियो में।